आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम की लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें यहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और यहां से काफी अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो भाई, जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली बच्चों को समझ में आ जाती है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चे ऐसे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में भी स्टूडेंट के प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, वहां पर डाउट के काम नहीं होता। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ लिया तो भाई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। वो बात अलग है, किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो उसका तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट को, पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पर देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको बच्चे समझ नहीं पाते और वहां पर क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर इसको अपन कवर करेंगे। साथ के साथ ही एक जो डाउटफुल रहता है बच्चों के, वो रहता है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, है ना। वहां पर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट को डाल देता है। अब सारे कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, है ना। तो उसको अपन कल देखेंगे। कल वाला जो वीडियो आएगा वो FGI पर आएगा। आज बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पर, और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, आपको पता है ना, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके एग्जाम में से भैया काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए शुरू से लास्ट तक देख लेना, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड और किस टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। 3 वीडियो सीरीज के ऑलरेडी डल चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उनको भी जरूर देख लेना। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इनका आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो, रीजन एंड असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, यार आरपीसी में पहले तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं थे, अब लास्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, पता नहीं इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो वो सारी कंफ्यूजन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर असर्शन रीजन में क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया होता है, दूसरा स्टेटमेंट रीजन की फॉर्म में होता है। अपन को देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भैया सही है ना। फिर देखना है ये जो स्टेटमेंट है क्या इस स्टेटमेंट का कारण है, ये अपन को यहाँ पर ढूंढना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। देखो, इन द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन द कैटलिस्ट FeBr3 इज नॉट एडेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये बता रहा है कि जब हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन करते हैं तो FeBr3 को बाहर से नहीं मिलाते, मतलब ऊपर से नहीं मिलाते। रिएक्शन मिक्सचर में FeBr3 को नहीं डालते, बट जनरेटेड इनसाइड द रिएक्शन मिक्सचर बाय एडिंग Br2 एंड आयरन फिलिंग, है ना। तो जो आयरन की चूरी है, मतलब छीलन है वो, और Br2 को रिएक्शन मिक्सचर में ही डालकर FeBr3 को बनाया जाता है, बाहर से नहीं मिलाया जाता है। ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो देखिए स्टेटमेंट सही है या नहीं है। सबसे पहले असर्शन को यहाँ पर अपन देखने की कोशिश करते हैं, है ना, समझने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान देना, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन की अगर बात करें तो ये बेंजीन हमने यहाँ पर बना दी, है ना। सब अच्छी तरह से जानते हो बेंजीन को, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली करते क्या, देखो तरीका यहाँ पर एक तो तरीका है कि हमने जैसे Br2 यहाँ पर लिया, Br2 और FeBr3 जनरली अपन क्या करते हैं जब हेलोजिनेशन करते हैं, जैसे Cl2, है ना, यहाँ पर लुईस एसिड AlCl3 ले लेते हैं, है ना। तो हेलोजिनेशन यहाँ पर कुल मिलाकर क्लोरीन आ जाती है। तो जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पर Br2 और FeBr3 लेना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं करते, मतलब यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट नहीं किया जाता, ऐसा यहाँ पर, है ना, बनेगा नो डाउट यही, लेकिन ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं किया जाता। इस बात का आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना, ये नहीं करते, बल्कि यहाँ पर करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में ब्रोमिनेशन में, अच्छा अगर मान लो यहाँ पर क्लोरीनेशन कराते तो फिर ये करते बन Cl2 AlCl3 है, क्लोरीनेशन में ये करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पर Cl आ जाता डायरेक्ट, है ना। लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में ऐसा नहीं किया जाता, और ब्रोमिनेशन में ऐसा क्यों नहीं किया जाता उसको अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं ना, वो यहाँ पर समझते हैं।
तो देखो जैसे ये बेंजीन भैया यहाँ पर हो गई। ब्रोमिनेशन के केस में एक्चुअली क्या करते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन मिक्सर में हम मिलाते हैं Br2 और प्लस Fe फिलिंग, ये Fe फिलिंग्स है ना, आयरन का चूर्ण कुल मिलाकर यहाँ पर मिलाते हैं, उसके चीलन्स यहाँ पर अपन मिलाते हैं, फिलिंग्स ये। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो होता है Br2 इस आयरन के साथ रिएक्शन करता है इस तरह से, है ना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यह 2Fe प्लस 3Br2 यहाँ पर 2Fe Br3 ये। तो कुल मिलाकर ये जो होता है ना, ये 2Fe Br3, ये Br3 ये बाहर से नहीं मिलाया जाता, बल्कि ये Br2 और आयरन की रिएक्शन से रिएक्शन मिक्सचर में ऑटोमेटिक ही बनता है। और फाइनली अब चूंकि AbBr3 एज ए लुईस एसिड बन गया, तो अब इसके फर्दर रिएक्शन हो जाते हैं किससे, Br2 से, और यहाँ पर Br प्लस जनरेट होता है ना। तो आगे रिएक्शन कैसे हो जाते हैं, वही Br है ना, यहाँ पर ये Br और प्लस यहाँ पर ये हो गया भैया ApBr3, इससे ये ले लेगा और यहाँ से क्या अपन को Br प्लस मिल जाता है, जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और बेंजीन पर अटैक करके यहाँ पर ब्रोमिनेशन की रिएक्शन को कंप्लीट करता है ना। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जानते हो ना, सब अच्छे से करा रखी है मैंने, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ पर बन गया, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भैया ApBr3 रिएक्शन मिक्सर में डायरेक्ट काम में नहीं लेता है, बल्कि Br2 और आयरन को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है रिएक्शन मिक्सर में। रिएक्शन मिक्सर के दौरान ही इसको बनाया जाता है, जो रिएक्शन मिक्सर में डायरेक्टली यूज में आ जाता है। इसका मतलब है कि जो असर्शन दे रखा है ना भैया, एकदम सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। अब रीजन क्या दे रखा है यहाँ पर, ये रीजन सही है या नहीं, सबसे पहले तो देखो स्टेटमेंट सही है क्या। देखो ApBr3 readily react with moisture एंड रेंडर्ड इनएक्टिव। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कर रहे हैं कि जो ApBr3 है ये क्या होता है, ये मॉइस्चर के प्रति हाईली सेंसिटिव है, मॉइस्चर से तेजी से रिएक्शन करता है, मॉइस्चर मतलब नमी से, ठीक है ना। और जब इसने नमी से रिएक्शन कर ली तो कुल मिला के ApBr3 तो नमी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, ApOH का होल 3 वगैरह में। तो कुल मिलाकर अब ApBr3 तो बचेगा ही नहीं, जो हमको लुईस एसिड चाहिए वो तो खत्म ही हो गया, कुल मिलाकर ये इनएक्टिव हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी भैया एकदम सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये चूंकि ApBr3 नमी से रिएक्शन करके इनएक्टिव हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, इसीलिए डायरेक्ट इसको रिएक्शन मिक्सचर में नहीं मिलाते, ऊपर से नहीं मिलाते, बल्कि रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाते हैं और बनते हैं तुरंत ही रिएक्शन में कैटेलिस्ट के फॉर्म में काम में आ जाता है ना। अगर इसको बाहर से हम मिलाएंगे तो जब तक रिएक्शन करेगा उससे पहले तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, फिर अपनी रिएक्शन ही ढंग से नहीं होगी। आई थिंक क्लियर हो गया ना। इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, और इस असर्शन का करेक्ट रीजन भी दे रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि हम इसको बाहर से क्यों नहीं मिलाते, रिएक्शन में ही क्यों बनाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और आर और ट्रू दोनों ही सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। तो यहां पर कुल मिलाकर आपका जो आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ए ऑप्शन। लेकिन एक मजेदार बात बताओ आपको, मजेदार बता दो, आरपीसी ने यहां पर इसको बोनस कंसिडर किया है। अब आप सोचोगे भैया जब इसका आंसर आ गया कोई कंफ्यूजन ही नहीं दिख रहा हमको, हाँ, कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं दूर दूर तक, फिर इसको बोनस क्यों काउंट किया। एक्चुअली क्या है कि इसमें हिंदी जो वर्जन है, मतलब आपको पता है ना बाइलिंगुअल क्वेश्चन आता है, तो इसका ये तो इंग्लिश है, हिंदी जो वर्जन है उसमें पता है क्या गड़बड़ी कर रखे थे, उसमें यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये ApBr3 मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तेजी से, ये तो बता रखा है, और रिएक्शन करके वो अभिक्रियाशील हो जाता है, मतलब उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जबकि बढ़ती नहीं घटती है। तो इंग्लिश में तो सही दे रखा है कि इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन हिंदी में गलत दे रखा है ना। तो इन दिस हिंदी इंग्लिश मिसमैच यहाँ पर हो गई, इस वजह से आरपीसी ने इसको एज ए बोनस काउंट किया है, इसको डिलीट मार दिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। हेलोजिनेशन जब भी रिएक्शन की बात करते हैं तो अगर क्लोरीनेशन करना हो तो डायरेक्ट होते ही कोई दिक्कत नहीं, Cl2/AlCl3 क्लोरीनेशन हो जाएगा। लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में यहाँ पर ध्यान देना, ApBr3 डायरेक्ट यूज में नहीं लेते, बल्कि Br2 आयरन फिलिंग काम में लेते हैं, फिर रिएक्शन के दौरान ये बनता है।
है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके आरपीसी 2022 में क्वेश्चन आया था और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो सकता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आगे देखने को मिले या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट आपके काम में आए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक बार आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करके देखिए कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो नहीं पाते, है ना। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा भाई ना, काफ़ी बेनिफिट होगा। आप खुद से भी ट्राई किया करो, खुद से जरूर ट्राई किया करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इन द रिएक्शन 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन प्लस RO माइनस, यहाँ पर दे रखा है 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन प्लस 2,3 डाइमेथिल 1 ब्यूटेन, है ना। आगे दे रखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन वुड बी फॉर्म्ड व्हेन RO माइनस H। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो समझना आप, यहाँ पर रिएक्शन कराइए किसके 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अच्छा यहाँ पर अब देखो एक कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, जीओसी। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको IUPAC नोमेनक्लेचर ही नहीं आता। अब अगर किसी स्टूडेंट को IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आता तो भैया वो 2,3 डाइमेथिल, ये 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसकी स्ट्रक्चर नहीं बना पाया तो क्या उस क्वेश्चन को कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए जीओसी इंपॉर्टेंट होता है और जीओसी में बहुत अच्छे से अपन IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह करते पढ़ते भी है ना। और आपके कोर्स में करवा ही रखा है तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, फ्री कोर्स में भी करवा रखा है, पेड में भी करवा रखा है ना। तो दो आपने किसी से भी पढ़ा हो, आपको ये नोमेनक्लेचर में मानता हूँ अच्छी तरह से आता होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो देखो ध्यान देना, ब्यूटेन बनाना है ना, तो 1 2 3 4 4 कार्बन, है ना। क्या है 2 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो कर दिया, है ना, 1 2, और क्या है 2,3 डाइमेथिल, तो 2 पर मेथिल कर दिया ये, और ये 3 पर मेथिल कर दिया, है ना। ये हो गया ब्यूटेन 4 कार्बन। अब आप चाहो तो यहाँ पर CH3 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन तो समझ ही जाएंगे ऐसे ऐसे, है ना। इस तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन में लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर भी एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ इसको ना, ऐसे 2 और एक H ऐसे लगा देता हूँ, है ना। अब इसकी रिएक्शन कराई भाई हमने यहाँ पर RO माइनस को मैं OR माइनस यहाँ पर कर रहा हूँ एल्कोक्साइड आयन के फॉर्म में, है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बना, देखो प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है ये एक बेस है तो क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से लेगा भैया। तो ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को अगर लेता है तो कुल मिलाकर देखो यहाँ से तो H प्लस गया और यहाँ से ये Br बाहर निकल जाएगा ये, तो कुल मिलाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से H, यहाँ का Br, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर बनेगा ये। देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, है ना, और ये CH3 ये। अब यहाँ भी मेथिल है तो यहाँ पर भी कर दिया CH3 और यहाँ पर भी कर दिया हमने CH3। ये क्या बना, ये बना यहाँ पर 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन है, 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन है यार, यहाँ पर ये ब्यूटेन है, ये यहाँ पर बन गया। क्लियर है, ये यहाँ पर भैया बन गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे अभी हमने इस हाइड्रोजन को निकाला, ये बेस जरूरी नहीं इसे हाइड्रोजन को निकाला, ये बेस हो सकता है इस हाइड्रोजन को निकाला, मतलब क्योंकि इसको तो बीटा H चाहिए, बीटा एलिमिनेशन है ना। अगर ये इस H को निकालता तो यहाँ से H जाता, यहाँ से Br, कुल मिला के डबल बॉन्ड यहाँ पर आता। तो ऐसे केस में क्या होता, ऐसे केस में CH2, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, फिर ये C, ये CH3, समझ में आ रहा है ना, फिर यहाँ पर ये CH3, यहाँ का तो H रहेगा इसे, और यहाँ पर ये CH3। ऐसे केस में ये बनता, तो ऐसे केस में एक्चुअली ये बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2,3 डाइमेथिल 1 ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन है ये 1 ब्यूटेन, ये यहाँ पर बनता भैया, ठीक है। अब आगे आपसे क्या पूछा, ये तो अपने केवल जो क्वेश्चन में भी रिएक्शन दे रखे ना वो हमने लिखी और कुछ भी नहीं लिखा। कुल मिला के इसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराती है तो ये प्रोडक्ट बनता है और ये प्रोडक्ट बनता है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑलरेडी, अपन ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। देखो यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है, आपसे बोला है, देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन वुड बी फॉर्म्ड व्हेन RO माइनस।
देखिए पूछ रहा है कि ये मेजर कब बनेगा, अपन को ये एक्चुअली मेजर बनाना है और ये हमको माइनर बनाना है। कुल मिलाकर अपन को ये मेजर प्रोडक्ट ये चाहिए। तो ये मेजर कब बनेगा, इस ओ आर माइनस को इन चार में से कौन सा लूं कि ये मेजर बने, ये क्वेश्चन है भैया सीधा सीधा। तो अब आप समझने की कोशिश करना यहाँ पर। देखो जब मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पढ़ाई है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, तो वहां पर मैंने एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, फ्री और पेड दोनों कोर्स में है ना। वहां पर मैंने टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ाया है कि स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, है ना। आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में क्लिक भी कर रहा होगा ना। स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, देखो वहां पर मैंने आपको एक चीज तो ये बताई है कि जो लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप कौन सा है। अगर पॉजिटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप है तो मोर एसिडिक बीटाइज जाता है, मोर एसिडिक यहाँ पर भैया ये होगा, है ना। फ्लोरीन वगैरह तो मोर एसिडिक बीटाइज जाता है। अगर यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओबीएस, ओटीएस वगैरह है तो उस कंडीशन में सेडजेप प्रोडक्ट मेजर बनता है, जो मोर सब्सटीट्यूटेड है मेजर होगा, है ना। इस तरह से बता रखा। साथ में हमने बता रखा अगर यहाँ पर बल्कि बेस हम काम में लेते हैं, बड़ा बेस, तो ऐसे केस में लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड बिटाइज जाएगा, है ना। तो आप उसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले बात तो भैया यहाँ पर ब्रोमीन है, अगर ब्रोमीन है तो जाहिर सी बात है ब्रोमीन के केस में अपन बनाते हैं सेडजेप प्रोडक्ट, तो ये सेडजेप प्रोडक्ट है और ये होफमान प्रोडक्ट है, ये समझो, है ना। मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, डबल बॉन्ड के चारों तरफ सब्स्टिट्यूट जाता है, तो सेडजेप है या होफमान है। तो कुल मिलाकर ब्रोमीन तो कह रहा है कि भैया ये मेजर बनेगा, ब्रोमीन तो क्या कह रहा है, ये मेजर बनेगा क्योंकि ये सेडजेप प्रोडक्ट है ना, सेडजेप प्रोडक्ट, और ये नीचे वाला हाफमान। क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन में बोला ही नहीं भैया कुछ भी हो जाए, हाफमान हमको मेजर चाहिए नहीं, हमको तो यही मेजर चाहिए, क्वेश्चन में बोला है ना कि मेजर आपको ये बनाना है। तो ये मेजर बनाना है तो यहाँ पर बेस कौन सा ले, तो जाहिर सी बात है अगर आपको ये मेजर चाहिए तो ऐसे केस में आपको इस एच को निकालना पड़ेगा, तब भी जाकर ये मेजर बनेगा। और आपको पता है कि ये एच बीच में आ गया, इधर इधर सब्स्टिट्यूट है, तो ये हाईली हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, जबकि ये एच लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड है। तो कुल मिलाकर अगर इस एच को मुझे निकालना हो तो बेस अपन को बड़ा लेना पड़ेगा, ताकि बीच में टेक्निकल यहाँ पर जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मुझे इस H को निकालना, इस हाइड्रोजन को, तो ये ऑलरेडी मोर हिस्टेरिकल हिंडर्ड H है, तो ऐसे केस में यहाँ पर छोटा बेस लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये मोर हिस्टेरिकल हिंडर्ड है, यहाँ पर हिस्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, हिस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, हाई हिस्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे केस में एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे स्मॉल लेना पड़ेगा, छोटा स्मॉल मुझे लेना पड़ेगा। अब देखो सबसे छोटा बेस कौन सा है, यहाँ पर ये सबसे छोटा बेस है, ये स्मॉलेस्ट है, तो कुल मिलाकर अपना आंसर ये होगा। इसके अलावा देखो बाकी जितने भी बेस है ना बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हो, है ना, इनमें सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। देखो बीआर ने भी कहा कि ये मेजर बनेगा, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं कुछ भी हो जाए हमको तो यही मेजर चाहिए, ये मेजर चाहिए, तो फिक्स हो गया कि मुझे यही एच निकालना पड़ेगा। अब ये एच चूंकि हाईली हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, तो इसके लिए यहाँ पर जो बेस काम में लेना पड़ेगा वो छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बेस तो यहाँ पर अटैक ही नहीं कर पाएगा ना हिस्टेरिक इंटेंस की वजह से, वो तो यह अटैक करेगा, फिर तो ये मेजर बन जाएगा, इसलिए छोटा बेस काम में लेना पड़ेगा। अगर आप इनमें से बाकी में से कुछ भी काम में ले लेते तो मेजर ये नहीं बनता, फिर ये बन जाता, है ना। और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बेटा एलिमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर अपन आगे आ जाते हैं, है ना। हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट को, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है अच्छा खासा, इसलिए यहाँ पर ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसका बेनिफिट होगा। जब आप 28 तारीख को पेपर दोगे ना, काफ़ी बेनिफिट इससे आपको मिलने वाला है। और छोटे छोटे वीडियो भी है, एक वीडियो में लगभग एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं ना, रिविजन में भी आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट डज नॉट यील्ड। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, ये टोलुइन आप जानते हो, है ना। टोलुइन तो बचपन से आपने खूब पढ़ा होगा, खूब खेले होंगे आप टोलुइन के साथ, है ना ये। और यहाँ पर इस टोलुइन के रिएक्शन कराने हैं Cl2 से, किसके प्रेजेंस में भैया, हीट या लाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पर हीट ले सकते हो या आप लाइट ले सकते हो, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर ये करवानी है ना। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर अपन ने Cl2 लिया और यहाँ पर कर दिया डेल हीट या फिर लाइट H, ये।
तो क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये पूछा है आपसे, है ना। कौन सा नहीं बनेगा, नॉट इल्ड। तो सबसे पहले देख ले क्या क्या बनेगा भैया, बाकी जो है वो नहीं बनेंगे, है ना। तो क्या क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान मैंने आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन समझा रखा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करके बताया है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन sp3 कार्बन CH ये बॉन्ड टूटता है फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के दौरान, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, जैसे यहाँ पर मैंने यही ले लिया, सपोज करो Cl2 और HNO इस तरह से, या हीट भी आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस H को हटाकर यहाँ पर इस sp3 कार्बन पर आपको Cl जोड़ना है, बस ये हो गया, है ना। बाकी कैसे होते कैसे नहीं होते देखो डिटेल का पार्ट है, वो यहाँ पर अपन को भी नहीं करना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लास के अंदर जो कोर्स है उसके अंदर समझा रखा है, फ्री और पेड दोनों में कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जिस भी कोर्स से पढ़ा हो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, अब जाहिर सी बात है चूंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे यहाँ पर रेडिकल जनरेट होता है। ये यूँ मान लो ये ऐसा केस है, ये यहाँ पर इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और यहाँ पर ये आर रेडिकल जनरेट होता है। तो आर रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना भैया उतनी अच्छे से रिएक्शन होते हैं। तो जाहिर सी बात है आर रेडिकल ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब कोई एलाइलिक रेडिकल बने, बेंजाइलिक रेडिकल बने, एटसेट्रा ना। तो कुल मिला के फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जनरली sp3 कार्बन पर होती है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पर ये बहुत फास्ट होती है। तो भैया यहाँ पर देखो मजे की बात, ये बेंजाइलिक है ना, है या नहीं है, बेंजाइलिक पोजीशन है। तो फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगी मुन्ना, ये होगी बेंजाइलिक पोजीशन पर, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखो ध्यान देना क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले लेता हूँ एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गया, इसके जगह पर Cl जोड़ दो, तो ये CH2Cl, है ना। इसको और ज्यादा समय तक कराएंगे तो एक हाइड्रोजन क्या दूसरा भी चला जाएगा, तो इसका मतलब दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। लंबे समय तक अपन करवाते हैं तो ये दूसरा भी अगर निकालते हैं तो 2 Cl हो जाएगा, और भी लंबे समय तक करवाते हैं तो तीसरा Cl भी यहाँ पर चला जाएगा। तो ऐसे केस में फिर यहाँ पर ये C और ये 3 Cl यहाँ पर अपन ने भेज दिए। तो ये जो है ये तो हो गया बेंजाइल क्लोराइड, ये तो बन गया भैया, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ये हो गया 2 Cl गया ना, तो बेंजल क्लोराइड, मतलब ये भी बन गया, ये भी बन गया भैया, ये है ना, ये भी बन गया, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि बी भी बन गया, है ना। आपसे तो पूछा है ना क्या नहीं बनेगा। और ये हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो ये भी बन गया भैया, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये बेंजो ट्राइक्लोराइड, सी भी बन गया। डी कहीं नहीं दिख रहा इसमें दूर दूर तक, ये है ना। तो क्लोरोबेंजीन इसमें कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये आपका आंसर होगा। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट ये यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर Cl जोड़ दो। क्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो बेंजीन की रिएक्शन आपको Cl2 ओब्लिक AlCl3 के थ्रू करवानी पड़ेगी, आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी। कौन सी हेलोजिनेशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तब बनेगा, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर डी आपका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर कितना शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देखा जाए तो हमने क्या है कि इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, बल्कि लगभग फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर कर लिया इस क्वेश्चन के थ्रू। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। मजा भी आ रहा होगा, मजा आ रहा हो तो भैया कमेंट करके जरूर बता देना, है ना। और आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो the electrophile A plus attacks the benzene ring to generate the intermediate sigma complex, है ना। जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बोला गया है ऑफ द फॉलोइंग विच सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज लोअर एनर्जी। देखो ये पूछ रहा है कि 4 जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दे रखा है ना मुन्ना, इनमें से सबसे कम एनर्जी का कौन है। कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबल, समझ में आ रहा है ना। तो लोअर एनर्जी मतलब क्या हो गया, मोर स्टेबल। तो सीधी सीधी बात है मुन्ना, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो एक बात आप समझ लो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक कार्बोकेटाइन होता है भैया। ये देख लो, ये क्या होता है, एक कार्बोकेटाइन होता है मुन्ना। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटाइन
कार्बोकैटायन। ये अब चूंकि ये कार्बोकैटायन है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा या मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब एनर्जी कम होगी, जाहिर सी बात है ना। और यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा है इससे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी यहां पर डिक्रीज होगी। तो सीधी सीधी बात है, चूंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, कार्बोकैटायन है, तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इसमें जुड़ा है तो भैया ये लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल का मतलब है कि एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। लेकिन कोई अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है तो फिर स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी। और आपको लोअर एनर्जी मोर स्टेबली चाहिए, तो इसका मतलब आपको ऐसा कंपाउंड देखना है, ऐसा सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसमें से देखना है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हो, या फिर देने वाला नहीं भी जुड़ा हो तो कम से कम खींचने वाला तो नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, नाइट्रो जुड़ा है, और इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नाइट्रो ही जुड़ा है, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। तो ये तीन तो भैया इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसलिए लेस स्टेबल हो जाती है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टेबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है इनकी, है ना। जबकि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ना ग्रुप है ही नहीं दूसरा, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, विड्राइंग, तो ये तो विड्राइंग की वजह से कम हो रही है इनकी स्टेबिलिटी। लेकिन इसमें विड्राइंग भी नहीं है, रिलीजिंग नहीं तो छोड़ो, विड्राइंग भी नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं। लेकिन कम भी तो नहीं हो रही, इनकी तो कम हो रही है ना, हाँ, इनकी कम भी नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ सीधी सीधी बात है कि इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं नो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, है ना। तो ये क्या हुआ, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। और मुन्ना मोर स्टेबल होगा मतलब लोअर एनर्जी का होगा, मतलब ए आपका आंसर होगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जोड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अपन को पता है कि ये कॉन्सेप्ट एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। अगर आपने जीओसी भी अच्छे से पढ़ी हो, है ना, तब भी आप इस कॉन्सेप्ट के अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको कार्बोकैटायन दिख रहा है, और कार्बोकैटायन दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करेंगे, मतलब एनर्जी को बढ़ाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाकर एनर्जी को कम कर देंगे, है ना। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, और आपके बहुत अच्छे से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपके 2-3 कॉन्सेप्ट को ये भी एक साथ क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो समझने की कोशिश करना क्या है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई करो भैया, हर क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करो, सोल्व करो। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द अनट्रू स्टेटमेंट। देखो अनट्रू मतलब गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है ना, अबाउट सब्स्टिट्यूशन एक्स ग्रुप इन C6H6, है ना। यहाँ पर आपको अनट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, और ये C6H6 क्या होता है मन्ना, बेंजीन होती है ना। अब यहाँ पर देखना है गलत कौन सा है। देखो डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इज क्लोज टू 0, डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 है। तो चलो समझते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर रिएक्शन आपको क्या दी है, देखो ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, और यहाँ पर ये C6H6 ये बेंजीन। यहाँ पर क्या हुआ, C6H6 को C6H5X के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हेलोजन जोड़ दिया इसे X। और ये मान लो एक हाइड्रोजन हटाए, बाकी जगह भी हाइड्रोजन में लिख नहीं रहा है यहाँ पर सब जगह, है ना, उसको हटाकर ये जोड़ दिया। तो भैया क्या हुआ है, देखो ये खुद एरोमेटिक है, नो डाउट, ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि केवल बाहर के हाइड्रोजन को हटाकर X जोड़ा है, एरोमेटिसिटी पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। ये क्या हुआ, ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी होगी इनकी दोनों की, ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी, है ना, सेम स्टेबिलिटी। जब इनकी स्टेबिलिटी लगभग समान है तो मुन्ना ऐसे केस में क्या होगा, इनके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही होगी, क्योंकि ना तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना घट रही। देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ आपको, दिमाग में फिक्स कर लेना, जिंदगी में बहुत काम आएगा। देखो अगर दोनों की स्टेबिलिटी लगभग बराबर है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी। क्लियर है,
दिमाग में बैठ गई तो कमेंट कर लेना, है ना। अगर यहाँ पर एक लेस स्टेबल कंपाउंड मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट तेजी से बनेगा, आसानी से बनेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो। समझते हो ना, थर्मो में पढ़ते हो अच्छे से, है ना। तो कुल मिलाकर अगर एक लेस स्टेबल रिएक्टेंट हाईली स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या मैं कह दूं एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है ना। ऐसे प्रोसेस को अपन एक्सर्गोनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सर्गोनिक। जैसे होता है एक्सोथर्मिक, वैसे एक्सर्गोनिक, है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट, अगर एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो भैया ये पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन के बाद कम स्टेबल बन गया। अब रिएक्शन होगी क्या? मरे नहीं हो यार, करवानी पड़ेगी, धक्का दे के करवानी पड़ेगी, रिएक्शन कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस केस हो जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे केस में हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इनको बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। जैसे होता है ना एंडोथर्मिक, उससे ध्यान रखना, एंडरगोनिक फिर इनको अपन बोलते हैं, है ना। तो ऐसे केस में फिर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम, गिब्स फ्री एनर्जी 0, है ना। इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव, और लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी प्रोडक्ट की, इसकी प्रोडक्ट की, तो भी डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना, इससे काफी सारा काम आपका आसान हो जाएगा। अब चलो आगे का देखते हैं। अनट्रू स्टेटमेंट, तो भैया ये तो एकदम ट्रू है ना। आपको अनट्रू चाहिए, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता, है ना। मजेदार चीज। चलो आगे देखते हैं क्या है। देखो क्या दे रखा है, द एडिशन रिएक्शन यहाँ पर देखो C6H6 प्लस X2 C6H6X2। तो यहाँ पर देखो भैया ये तो बेंजीन है मुन्ना, ये तो बेंजीन है बेंजीन, ये है ना। और इससे क्या बन रहा है? देखो यहाँ पर C6H6X2, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक तरह से देखो हाइड्रोजन एजिटीज और X और जुड़ गया, तो ये ऐसा केस हो गया भैया। यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। देखो यू, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पर ऐसा केस है मुन्ना, ये केस है, और इसमें क्या हुआ कि दोनों डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर देखो सब जगह हाइड्रोजन है ऑलरेडी, सब पोजीशन पे, मैं केवल इस पे लिख रहा हूँ ना। तो यहाँ का हाइड्रोजन तो एजिटेज रहेगा ये, और साथ में यहाँ पर ये X2 में जुड़ गया, ये आके हाइड्रोजन देखो 6 के 6 और X2 और जुड़ गया यहाँ पर, ये X2 ये, तो यहाँ पर X भी आ गया, ये बन गया। तो ये तो देखो ये तो एरोमेटिक है मुन्ना, जबकि ये नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक मतलब ये लेस स्टेबल बन गया। ये नॉन एरोमेटिक है भैया, ये लेस स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी कम है। अब मैंने बताया था ना भी कि अगर मोर स्टेबल लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए तो आसानी से बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, धक्के देने पड़ेगा और लाते दे के बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, इसके लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसके लिए डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। बताइए एक्सर्गोनिक होगा एंडरगोनिक? जाहिर सी बात है एनर्जी देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक एंडोथर्मिक मतलब एंडरगोनिक, एंडोथर्मिक से एंडरगोनिक याद रख लेना, है ना। तो एंडरगोनिक तो एकदम सही है, हाईली एंडोगोनिक है, एकदम सही स्टेटमेंट है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो EA एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट C6H5 नहीं H4 कर लेते हैं, एडिशन प्रोडक्ट है ना। अच्छा एडिशन प्रोडक्ट है तो 6 कर लेते हैं, है ना। तो ये एक्टिवेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट C6H6X2 इज हायर देन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C6H5X। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये C6H6X2 है, मतलब ऐसा केस है, ये C6H6X2 मतलब एडिशन के थ्रू बनेगा, इसका एडिशन इस पे होगा ना तो बनेगा, है ना। तो कुल मिला के नॉन एरोमेटिक है भैया, ये नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये लेस स्टेबल है ना, हायर देन द फॉर्मेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। मतलब कुल मिला के ये देखो,
ये वाला केस तो ये देखो आप यहाँ पर 6 की जगह 5 हाइड्रोजन रखे, एक हाइड्रोजन हटाकर X जोड़ा है, मतलब ये वाला केस और ये एरोमेटिक है। तो मुन्ना ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक मतलब ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो अब आप समझना, देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, मतलब हमको एक नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाना है, इज हायर देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। मतलब ये समझ लो आप, ये कहना चाह रहा है, ये समझ लो कि अगर हम एक नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट मतलब एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। किससे? जब हम एक एरोमेटिक मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएं। तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। सिंपल भाषा में ये स्टेटमेंट है। अब आप देखो भैया, समझना समझना, आपको लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। इस ये मान लो कि ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बनाना है। लेस स्टेबल प्रोडक्ट इजीली बनेगा क्या? नहीं बने, वो तो चाहेगा ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ वजह मैं तो नहीं बनूंगा। हाँ, कि मैं अपनी स्टेबिलिटी क्यों कम करूँ मैं, है ना, मैं नहीं बनूंगा भैया, वो तो ऐसा चाहेगा, तो वो नहीं बनेगा। अब आपको तो नहीं, कसम खा लिया आपने, मैं तो बनाऊंगा, कुछ वजह भैया तेरे को बना के रहूंगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी, है ना। और जबकि अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपको बनाना है तो मोर स्टेबल है, नो तो तड़पता रहेगा पहले से ही। किसके लिए? अरे भैया मुझे बना दो जल्दी से, मैं बनना चाहता हूँ, मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इससे, तो ये बनना चाहेगा। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं, इसको तो हल्का सा धक्का दे दो आप, ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर इसके लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो स्टेटमेंट एकदम सही है, ये यही बोल रहा है कि जब हम एक तरह से लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी इसके कंपेरिजन में। तो सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मुन्ना एकदम सही है। इसका मतलब ये आंसर गलत होगा, क्योंकि आपको अनट्रू देखना है, गलत आपको देखना है। अब चलो यहां पर देखते हैं, द नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट, ये हो गया नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट, है ना, नॉन एरोमेटिक है, कैसे क्यों है वो सब हमने ऑलरेडी ऊपर कर रखा है, ये यही तो है, ये नॉन एरोमेटिक ये वाला है ना। इज एज स्टेबल एज, ये आपको पता है एरोमेटिक है, ये वाला है एरोमेटिक। तो ये कर रहा है कि जो नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट है ये इसके समान स्टेबल है, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी से। हम देखो कभी ऐसा होता है क्या कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक स्टेबिलिटी बराबर हो? आपको पता है कि स्टेबिलिटी एरोमेटिक के काफ़ी ज़्यादा होती है ना। एरोमेटिक स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा होती है, नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है ना। बहुत अच्छे से जीओसी के अंदर एरोमेटिसिटी में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रखा है, आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। फ्री एज वेल एज पेड दोनों कोर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जीओसी के अंदर एरोमेटिसिटी में ना। आई थिंक क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर दोनों की स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी, जबकि स्टेटमेंट में बोला है सेम होगी, मतलब स्टेटमेंट भैया गलत है, स्टेटमेंट गलत है, मतलब आपका आंसर यही होगा, अनट्रू स्टेटमेंट। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए हैं, है ना। एक्सर्गोनिक, एंडरगोनिक, डेल्टा जी को कैसे अप्लाई करना है, कब पॉजिटिव का कब नेगेटिव होगा, है ना। एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में आ रहा है, एडिशन रिएक्शन का काम में आ रहा है, सब्सटीट्यूशन का काम में आ रहा है। कितने सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2022 आरपीएससी का ही क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। और अब ऐसे क्वेश्चन अगर और भी आ जाते हैं, इस तरह के मल्टीपल कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन में काम लिए जाते हैं, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही क्लिक करेगा वो, है ना, कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है भाई? क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पर अपन देख लेते हैं नेक्स्ट केस क्या है। देखो, रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 of an alkyl halide which has halogen bearing group attached to chirality center, अनट्रू, द अनट्रू स्टेटमेंट। देखो गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। ये क्या कर रहा है कि जब एक एल्किल हैलाइड
जिसमें हेलोजन किरेल सेंटर पर प्रेजेंट है, उसमें अगर SN2 रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए अनट्रू स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट क्या होगा? तो देखो SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से करवा रखे हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, है ना, कौन कौन चाहे फिर SNI हो, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2, सारे रिएक्शन बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। कौन कौन से फैक्टर रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, सब कुछ काफी डिटेल में करवा रखे। पेड कोर्स में तो है ही, फ्री कोर्स में से भी अगर आपने पढ़ा हो तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से वहां पर भी हमने क्लियर करवाए, ताकि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, है ना। तो चलो SN2 की बात करते हैं। तो देखो एल्किल हैलाइड जैसे अपन ने यहाँ पर लिया ऐसे, जैसे R1 है ना, यहाँ पर Cl मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, वेज पर यहाँ पर R2 और डैश पर R3 अपन कर लेते हैं, है ना। अब अपन SN2 रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मैं कर देता हूँ न्यूक्लियोफाइल, है ना, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप यहाँ पर अटैक करता है ये, और सिंगल स्टेप में यहाँ पर रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप में। तो देखो बैक साइड से जब अटैक करता है तो यहाँ पर बॉन्ड बनने लगता है, यहाँ का बॉन्ड टूटने लगता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है, R1 यहाँ पर ये वेज, वेज पर ये R2, जैसा यहाँ पर एजिटेज रखो, डैश पर यहाँ पर R3 अपन कर सकते हैं, R3 ये, और इधर ये न्यूक्लियोफाइल की बॉन्डिंग होने लग गई यहाँ पर, इस पर पार्शियल नेगेटिव लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप बाहर जाने लग गया, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव लगा सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बन गए। और ये रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप, या मैं स्लो स्टेप भी बोल सकता हूँ, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं। SN2 में बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है। फाइनली क्या होता है, फाइनली, है ना, यहाँ पर बॉन्ड परमानेंट बन जाता है, Cl यहाँ से परमानेंट निकल जाएगा। अच्छा हेलोजन है तो जरूरी नहीं यहाँ पर Cl लगाओ, कोई X आप ले सकते हो, मतलब ब्रोमीन भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो R1 यहाँ पर ये Cl, और यहाँ पर ये R2, और यहाँ पर ये R3 प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर Cl, अच्छा Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये आएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, देखो Cl इधर से निकला और न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ा है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, मतलब ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहलाएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, है ना। और इसको अपन वाल्डन इन्वर्जन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की सिमेट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, तो वाल्डन इन्वर्जन है, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है ना। तो यहाँ पर देखो RDS में न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एल्किल हैलाइड है। ओवरऑल ऑर्डर क्या है, सेकंड है ना। ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन में दोनों इन्वॉल्व यहाँ पर होते हैं। फाइनली रिएक्शन के दौरान सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और वो भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है ना, स्टीरियो यहाँ पर चेंज हो जाती है। अब स्टेटमेंट देखते हैं SN2 से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है, और इनमें से कौन सा भैया गलत है। करें शुरू, देखो ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन ईच एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल इज 1, एकदम सही स्टेटमेंट है। देखो मैंने अभी क्या बताया कि रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पर यही बोला है कि देखो रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना, उसमें एल्किल हैलाइड का भी 1 है, ईच ऑफ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल का भी 1 है, दोनों का एक एक है। तो सही बात है ना, ओवरऑल सेकंड है, एक इसका स्टेटमेंट सही है, मतलब गलत आंसर, क्योंकि आपको अनट्रू, आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो बोथ RX मतलब ये एंड न्यूक्लियोफाइल आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट में इसमें ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है मुन्ना, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड रिलेटिव RX। देखो RX में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो देखो न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप इधर से गया, न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ा है, यहाँ पर इन्वर्जन हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब क्या बचा, देखो मोर देन 1 स्टीरियोआइसोमर आर फॉर्म्ड, गलत स्टेटमेंट है भैया, एक ही बनता है, गलत है, मतलब ये आपका आंसर होगा, एक ही बनता है इन्वर्टेड, यहाँ पर दूसरा नहीं बन रहा। हालांकि प्रैक्टिकली दूसरा भी बनता है, क्योंकि 100% इन्वर्जन वगैरह ये नहीं होते जर्नली, है ना, लेकिन अपन वहाँ पर उसकी बात नहीं करें, अपन यहाँ पर मान के चल रहे कि रिएक्शन प्योरली SN2 क्वेश्चन में बोला है ना,
इसलिए हम इसको प्योर 100% SN2 मानकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो ऐसे केस में फिर एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो डी यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्योंकि डी गलत स्टेटमेंट है। करे समझ में आ गया होगा, जाले खुले होंगे दिमाग के, है ना। अगर SN1 रिएक्शन की बात करें तो फिर वहाँ पर एसेमाइजेशन होता है, वहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो वहाँ पर पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बनता है। लेकिन SN2 का केस है, यहाँ पर R इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख सकते हैं, नेक्स्ट देखो रीजन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है ना। और आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। करें शुरू, करें भैया। चलो देखो यहाँ पर क्या है, द नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन प्रोड्यूस लार्ज परसेंटेज ऑफ पेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देन ऑर्थो, है ना। ये करा है कि जब हम टोलुइन का नाइट्रेशन करवाते हैं, टोलुइन जानते हो ना, ये टोलुइन का जब नाइट्रेशन हम करवाते हैं, इसका नाइट्रेशन मतलब यहाँ पर आप कंसनट्रेट HNO3 ले लो, है ना, कंसनट्रेट HNO3 और साथ में H2SO4। जब इसका नाइट्रेशन हम करवाते हैं तो यहाँ पर ये कर रहा है कि टोलुइन यहाँ पर क्या लार्जर परसेंटेज ऑफ पेरा, पेरा की ज़्यादा क्वांटिटी बनती है ऑर्थो के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये ऑर्थो CH3NO2 ये हो गया, है ना, प्लस यहाँ पर पेरा बना दो, ये CH3NO2। अच्छा, कुछ क्वांटिटी मेटा की भी बनते हैं ना, लेकिन मेटा की एक्चुअली बहुत ही कम होती है, तो उसको चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी बना देता हूं मैं यहाँ पर NO2, ये यहाँ पर होता है भैया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि पेरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा ये, और ऑर्थो माइनर बनेगा। सबसे पहले तो स्टेटमेंट सही है गलत है। देखो एक बात बताओ मैं आपको, बाय डिफॉल्ट जब हम कोई से भी रिएक्शन पढ़ते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो नाइट्रेशन हो या फिर हेलोजिनेशन हो या फिर डेलक्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर डेलक्राफ्ट एसाइलेशन हो या फिर सल्फोनेशन वगैरह हो, ऐसे सभी रिएक्शन के दौरान पेरा प्रोडक्ट ही मेजर बनता है। पेरा प्रोडक्ट मेजर क्यों बनता है? क्योंकि ऑर्थो पर स्टेरिक इंट्रेंस होता है। जैसे ये पोजीशन है ऑर्थो, ये होगा नहीं, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, पेरा हो गया। तो ऑर्थो पर स्टेरिक एंट्रेंस होने की वजह से है, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस किस इस ग्रुप की वजह से है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+। तो ऑर्थो पर स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के जो चांस होते हैं वो ऑर्थो पर कम हो जाते हैं और एज कंपेयर टू पेरा पर ज़्यादा हो जाते हैं। मेटा पर तो होगा नहीं, क्योंकि ये ग्रुप ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव होता है ना, प्लस एच इफेक्ट के कारण। ये क्लियर है ना। लेकिन जब तो ऐसे केस में ऑर्थो पर स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ने की वजह से फाइनली अटैक किस पर, पेरा पर होता है, तो पेरा मेजर बनता है। लेकिन इस केस में भैया वेरिएशन है। यहाँ पर जब टोलुइन के नाइट्रेशन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जब प्रैक्टिकली डाटा हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा हम देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऑर्थो की जो यील्ड होते हैं यहाँ पर वो लगभग 58 to 61% ऑर्थो प्रोडक्ट होता है। जब पेरा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, लगभग पेरा प्रोडक्ट यहाँ पर 37 से 38% बनता है, 37 to 38% ये यहाँ पर बनता है, और 1 से 4% लगभग मेटा भी बनता है। तो यहाँ पर जो मेजर होता है ना, मेजर ये होता है भैया ऑर्थो। जबकि बाय डिफॉल्ट जितना भी अपन पढ़ते हैं उन सब में बेसिकली पेरा मेजर होता है। तो ये एक तरह से एक्सेप्शनल मान लो, कुछ भी मान लो, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कभी कभी ऑर्थो मेजर बनने के देखो बहुत सारे रीजन होते हैं। बहुत सारे रीजन क्या है, जैसे एक तो ऑर्थो साइड 2 है, पेरा 1 है, तो यहाँ पर नंबर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ऑर्थो बढ़ सकता है। लेकिन फिर वो तो हर केस में बढ़ना चाहिए, तो ये एक ही फैक्टर नहीं है ना, एक ही फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल की साइज कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन 2 है, ऐसे केस बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसलिए आपको उनको इग्नोर करना है, दिमाग में आप फिक्स कर लो। टोलुइन के नाइट्रेशन के केस में ऑर्थो मेजर बनता है, और ये परफेक्ट है। आप क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक देख लेना, रिचार्ड, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाली बुक देख लेना, और भी कई सारी बुक्स है जिसके अंदर रेफरेंस बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक है जिसमें ये बातें क्लियर दे रखी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये असर्शन गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है भैया। क्लियर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर आगे अपन देख लेते हैं रीजन में क्या आपको दे रखा है। रीजन, द पेरा पोजीशन सो नो ऑर्थो हिंड्रेंस।
सॉरी नो स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो पैरा पोजीशन पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि अगर पैरा पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो भैया पैरा पर अटैक इजीली होगा, पैरा मेजर बनना चाहिए, जबकि इसमें तो और तो बन रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि पैरा पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन ये इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि असर्शन में तो और तो मेजर बन रहा है। इसका मतलब भैया यहाँ पर जो आंसर होगा इस केस में वो क्या होगा, पहला तो गलत है, दूसरा सही है, ए फॉल्स और ये ट्रू, डी ऑप्शन। अब मजे की बात बताओ आपको, आरपीसी ने इस क्वेश्चन को, आरपीसी 2022 में इस क्वेश्चन को भैया बोनस कंसिडर किया है, बोनस। अब आप सोचेगा अरे यार इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, अब इसको क्यों बोनस मान लिया, इसमें तो सीधा सीधा क्लियर डी आंसर है, फिर इसको क्यों बोनस मान लिया। देखो बात वही है कि यहाँ पर जो है इंग्लिश में तो दे रखा है ये रीजन के अंदर कि पैरा पोजीशन पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और हिंदी में क्या दे रखा है, हिंदी में दे रखा है और तो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, हालांकि बात एक ही है, लेकिन वो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन मिसमैच हो रहा है। अगर अपन यूं भी कहे ना कि और तो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है हिंदी के अकॉर्डिंग, तब भी आंसर डी ही बैठेगा, लेकिन इंग्लिश हिंदी मिसमैच होने की वजह से आरपीसी ने इसको भी बोनस कंसिडर किया है और यहाँ पर स्टार लगा के आंसर शो किया है। तो कुल मिलाकर आंसर इसका नो डाउट डी ही होगा, हिंदी के अकॉर्डिंग भी डी बैठेगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी डी बैठेगा, लेकिन आरपीसी ने बोनस शो किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरह से अप्रोच करना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलना ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत बार काम में आएगा, है ना, एग्जाम में नहीं जिंदगी में भी काम आएगा आपके। क्लियर है, समझ में आ गया। चले आगे चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज। देखो इनकरेक्ट देखना है, देखो अच्छा बहुत सी बार क्या ट्रू अनट्रू करेक्ट इनकरेक्ट इनमें लफड़ा पड़ जाता है ना, बच्चा अनट्रू को भी ट्रू पढ़ लेता है, ट्रू को अनट्रू पढ़ लेता है, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेता है, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेता है, और ऐसे क्वेश्चन में बहुत सी बार वो मिस्टेक कर जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपको ध्यान रखना है। देखो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की यहाँ पर बात करिए और NO2 इलेक्ट्रोफाइल वगैरह NO2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो सबसे पहले तो इसको अपन समझने का यहाँ पर प्रयास कर लेते हैं। देखो बेंजीन है, नाइट्रेशन यहाँ पर कराना है, तो नाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 H2SO4 है ना, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो जो NO2 प्लस आयन है वो इनके थ्रू जनरेट होता है, इनके थ्रू ये NO2 प्लस ये है ना। तो देखते हैं यहाँ पर NO2 प्लस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एकदम सही है, आपको इनकरेक्ट चाहिए, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट देखना है ना। फिर आगे क्या दे रखा है, देखो H2SO4 एक्ट एज एसिड एंड HNO3 एक्ट एज बेस। अच्छा दोनों ही एसिड है, लेकिन इस रिएक्शन में कौन एसिड कौन बेस है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखो कि NO2 प्लस इससे कैसे जनरेट होता है, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो जैसे HNO3 को ऐसे लिख दो, कोई समस्या है क्या, नहीं समस्या हो तो कमेंट कर देना, है ना। HNO3 कैसे लिख दो, H2SO4 को ऐसे लिख दो, समस्या हो तो कर देना भैया कमेंट, है ना। ये हो गया। अब देखो दोनों की अगर मैं एसिडिटी को कंपेयर करूं तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है H2SO4 के एज कंपेयर टू HNO3, है ना। और ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझा रखा है आपको। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, अच्छा फ्री और पेड दोनों कोर्स के अंदर है ना, तो आपने किसी भी कोर्स से स्टडी करी हो आपको मिल जाएगा ना। तो वहां पर जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है ना, कैसे क्यों वगैरह सब बता रखा है, ठीक है। तो अच्छा कब एसिड की तरह कौन भी एक्ट करेगा, बेस की तरह कौन एक्ट करेगा, सब कुछ बता रखा है वहां पर रिएक्शन करा के ना। आई थिंक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या इसकी एसिडिटी ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये अपने H+ को इसको दे देता है, इसको ये। तो ऐसे केस में सबसे पहले यहाँ पर ये बनेगा, देखो ध्यान देना, इसने इसको दिया तो H इसने ले लेना, तो H2O NO2, अब H गेन कर दे प्लस हो जाएगा, और यहाँ से H इसने दे दिया तो यहाँ पर HSO4 माइनस हो जाएगा, है ना। अब चूंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर H2O फ्री हो गया, प्लस यहाँ पर बन गया NO2 प्लस, तो NO2 प्लस तो यहाँ पर बन गया भैया, है ना। अब ये H2O जो यहाँ पर बनता है H2O,
ये आगे फर्दर फिर H2SO4 से क्रिया करता है। H2SO4 को वापस में HSO4 ही लिख रहा हूँ। ये क्रिया करके एसिडिक मीडियम में H3O+ की फॉर्म में आ जाता है और ये वापस HSO4- में चला जाता है। ये फाइनली ऐसे होता है। तो कुल मिलाकर ले देकर यहां पर क्या हुआ कि इसने प्रोटॉन गेन किया नाइट्रिक एसिड ने, और इसने प्रोटॉन दिया। देखो प्रोटॉन देने वाला एसिड होता है, तो कुल मिलाकर H2SO4 यहाँ पर एसिड की तरह काम कर रहा है, और प्रोटॉन लेने वाला बेस होता है, तो कुल मिलाकर HNO3 एज ए बेस यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये बेस, ये एज ए बेस यहाँ पर वर्क कर रहा है। समझ में आ रहा है मुन्ना, है ना। तो कुल मिलाकर देखो H2SO4 एक्ट एज एन एसिड एंड HNO3 एक्ट एज बेस। तो ये एकदम सही है, स्टेटमेंट सही है मुन्ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट देखना है। आगे देखो क्या दे रखा है, नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है भैया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक में भी स्पेशली एरोमेटिक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखो, NO2 ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट। अरे भैया, NO2 ग्रुप का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई और माइनस आर ग्रुप होता है। समझ में आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग माइनस आई भी होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट भी होता है ना, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। सब कुछ मैंने जीओसी के अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जीओसी के अंदर भी पढ़ा रखा है, और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्लियर बता रखा है। जीओसी में जब रेजोनेंस के अपन ने एप्लीकेशन जहाँ पर पढ़े हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किस ग्रुप का कब माइनस आर लगेगा, कब माइनस आई लगता है ना, कब प्लस आर लगेगा, कब प्लस आई लगता है, ऐसे कौन से ग्रुप है जो माइनस आर प्लस आर दोनों इफेक्ट साथ में शो करते हैं। A to Z सब कुछ पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जहां पर पढ़ा था, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्लस माइनस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस माइनस H इफेक्ट, है ना, और रेजोनेंस प्लस माइनस आर इफेक्ट, वो इन तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर जबरदस्त तरीके से समझाया है ना। आपने पेड़ से छोड़ो, फ्री से भी अगर स्टडी करी होगी तो कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होगा, दिमाग में बैठ रहा होगा, है ना। तो इसका प्लस आई इफेक्ट नहीं होता, माइनस आई इफेक्ट होता है, इनडायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो सीधी सीधी बात है, स्टेटमेंट सरासर गलत हो जाता है, मतलब ये आपका आंसर होगा क्योंकि हमको इनकरेक्ट ही देखना है। तो देखो हमने क्वेश्चन किए यहाँ पर, है ना, पिछले जो लेटेस्ट एग्जाम में आपके आए हो, और केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ हमने एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर किया है। इन कॉन्सेप्ट का बेनिफिट क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको इंप्लीमेंट होते हुए दिखेंगे, और वहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में जब आप अभी रिविजन भी करोगे, कुछ भी कॉन्सेप्ट देखोगे, तो वहाँ पर भी तुरंत आपके दिमाग में चीज़ें बैठेगी, है ना। तो इसका बेनिफिट ये होगा। बाकी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना। और देखो जो कल जो वीडियो आएगा ना, वो आएगा फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, FGI या फिर ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, है ना। उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि उसमें लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं। लिंक्ड क्वेश्चन मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया, तो वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो वहाँ पर कई सारे रिएजेंट आपके क्लियर होंगे, समझ में आ रहा है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होता है, वो भी वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, है ना। और एक बात और बता देता हूँ, देखो अपन यूँ पढ़ते हैं ना, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्किल हैलाइड, फलाना ढिमका, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, आपको रटना पड़ता है अलग अलग चैप्टर, है ना। अपन केवल जैसे ये देखते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन वगैरह, है ना, इनको जब अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपको कोई चैप्टर अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, और हर क्वेश्चन पर आप इजीली विद कॉन्सेप्ट सॉल्व कर पाते हो। तो कल की जो क्लास है वो भैया आज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलना, देखना बिल्कुल मत छोड़ना, और इस सीरीज के बाकी वीडियो भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो PPT है, ये PDF, इसको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, है ना, और तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।